वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट थर्ड। चूँकि इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू बन चुके हैं, तो जो भी बच्चे पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्ट वन पार्ट टू पहले जाके देखें, तब पार्ट थर्ड पे आएँ ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ सके। तो पार्ट थर्ड के अपने पहले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज़ 45 डिग्री. After flying for 15 seconds, the elevation changes to 30 degree. If the airplane is flying at the height of 2500 meter, find the speed of the airplane. ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहला एक काम करते हैं कि किसी हाइट पे एक एरोप्लेन उड़ रहा है, सपोज, ठीक है, ये बना दिया हमने, इस हाइट पे उड़ रहा है, डैट इज़ मान लिए कि PQ हाइट पे उड़ रहा है, और यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर? यही बात हमसे कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 45 डिग्री का बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब कह रहा है कुछ दूर 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड उड़ा, मान लीजिए उड़ के यहाँ तक पहुँचा एरोप्लेन। ठीक है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितने का बन रहा है? वो बन रहा 30 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे इसको हमने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज़ 30 डिग्री। मान लीजिए इसको हमने हाइट दे दिया विच इज़ BC, और ऑब्जर्वर को हमने दे दिया पॉइंट A, ऑब्जर्विंग पॉइंट है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो हाइट है, जिस हाइट पर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वो 2500 मीटर की है। क्लियर है? इतनी चीज़ें यहाँ तक क्लियर है? तो हम लोग लिख लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द फ्लाइंग एरोप्लेन बी PQ इज इक्वल टू BC। जो PQ होगा वही BC भी होगा। ठीक है, एंड पॉइंट A बी द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन का पॉइंट है। सो वी हैव PQ इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2500 मीटर। एंगल PAQ इज इक्वल टू 45 डिग्री गिवन है। देखो यहाँ पे एंगल PAQ की बात करें तो देखो एंगल PA, ये A हो गया, ये Q हो गया, ये आपको कितना गिवन है? ये 45, यहाँ पे हमने लिखा भी है 45 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो एंगल PAQ 45 है, और एंगल BAC ये कितना गिवन है? BAC आपको गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर रहती चीज़ें? अब सबसे पहले क्या करते हैं, इन ट्रायंगल PAQ निकालेंगे तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू PQ अपॉन AQ, यही होगा। PQ अपॉन AQ, 1045 की वैल्यू 1 होती है। PQ आपको गिवन है 2500 और AQ की आपको वैल्यू निकालनी है। सो द AQ इज इक्वल टू 2500 मीटर। तो AQ की वैल्यू आ गई 2500 मीटर। क्लियर इतना चीज़? आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो इन ट्रायंगल BAC, so 10 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC, यही होगा, BC अपॉन AC। सो 10 30 की वैल्यू होती 1/3, BC की वैल्यू 2500 और AC हमको नहीं पता। सो AC इज इक्वल टू 2500√3 मीटर। अब जरा ध्यान से देखो, एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखना, आराम से, बहुत इजी है, समझ में आएगा। अगर हमको QC मिल जाए तो PB के बराबर होगा QC भी, क्योंकि सेम लेंथ है ना। QC PB के बराबर है। अच्छा, अगर PB मिल जाएगा तो इतनी ही डिस्टेंस तो फ्लाई उड़ा है, मतलब एरोप्लेन उड़ा है, फ्लाई किया है, तो PB अपॉन जो टाइमिंग दिया था 15 सेकेंड वो कर देंगे तो हमको स्पीड मिल जाएगी। डिस्टेंस हमको PB गिवन है, टाइम हमको 15 सेकेंड गिवन है, तो स्पीड हमको पता चल जाएगा कि प्लेन की स्पीड क्या थी। तो हम यही करते, पी भी निकाल लेते हैं। अच्छा,
पी बी देखो निकलेगा कैसे, पहले हमको क्यू सी निकालना पड़ेगा, और क्यू सी निकलेगा कैसे, ए सी माइनस ए क्यू। तो देखो क्यू सी इज इक्वल टू ए सी की वैल्यू है 2500 माइनस 2500 रूट 3 माइनस 2500। तो क्यू सी इज इक्वल टू 2500 कॉमन ले लिए, बचा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो क्यू सी इज इक्वल टू 2500 इज इक्वल टू 1.732 माइनस 1। तो आ जाएगा क्यू सी इज इक्वल टू 2500 इंटू 0.732। मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू सी की वैल्यू आ जाएगी, क्यू सी की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, चलो 25 टू जा 50 05 कैरी, 25 3 75 5 80 08 कैरी एंड 175 1830 मीटर आ जाएगा। क्यू सी की वैल्यू 1830 आ गई। अच्छा अब हम लोग निकाल लेंगे पी वी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू 1830 मीटर आ गया। सो द स्पीड of the aeroplane is PB upon 15 second. So the value of PB is 1830 by 15। डिवाइड करते हैं तो 1 टाइम में, फिर 122 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। या तो अगर हम किलोमीटर में निकालना हो तो किलोमीटर में क्या करेंगे, 122 इंटू 3600 बाई 1000। क्लियर कर देते हैं, कट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 32 72 779 743 439.2 किलोमीटर पर आवर। होप कि ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आया हो। बहुत ही इजी और बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है ए लैडर ऑफ द लेंथ 6 मीटर मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फ्लोर वाइल द लीनिंग अगेंस्ट वन वॉल ऑफ ए रूम। If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it is made to lean against the opposite wall of the room, it make an angle of 60 degree with the floor. Find the distance between the two wall of the room। ठीक है, करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं और इजी ये कैसे बनेगा ध्यान से देखते हैं। मान लो कि एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है। ये इस पर एक लैडर खड़ा है जो कि 6 मीटर का है, 6 मीटर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। क्लियर है। अब एक और वॉल है इसी के फ्रंट में। अब ये वॉल पे क्या किया गया, इस पॉइंट को फिक्स रखा गया, लैडर के जो फुट है उसको फिक्स रखा गया, जिसको वो मान लेते हैं, और लैडर को उठा के इस वॉल पे रख दिया गया। ठीक है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। तो इसको नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी और डी। क्लियर है, इतनी चीज़ें क्लियर है। बस यही डायग्राम था। डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन का। तो अब लिखते हैं लेट ए बी एंड सी डी बी द टू अपोजिट walls of the room and the foot of the ladder be fixed at the point ओ। ठीक है, ऑन द ग्राउंड। ये हम लोगों ने लिख दिया। अब जरा ध्यान से देखिए कि ए ओ इज इक्वल टू सी ओ इज इक्वल टू 6 मीटर। ए ओ और सी ओ बराबर है क्योंकि भाई लैडर की बात हो रही है, सेम है लैडर का लेंथ। अब देखिए एंगल ए ओ बी विच इज़ 60 डिग्री एंड एंगल सी ओ डी विच इज़ 45 डिग्री। क्लियर इतनी चीज़ें। अब चलते हैं इन
ए ओ बी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी में करेंगे कॉस 60 डिग्री विच इज़ बेस अपॉन हाइपो। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, बेस की वैल्यू हमको पता नहीं, हाइपो की वैल्यू 6 है, तो बी ओ आ जाएगा 3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक चीज़ है। इन ट्राइंगल सी ओ डी कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन यानी कि डी ओ अपॉन सी ओ। क्लियर है इतनी चीज़, डी ओ अपॉन सी ओ। 45 की वैल्यू होती है कॉस 45 1/√2, डी ओ की वैल्यू हमको पता नहीं, सी ओ की वैल्यू 6 मीटर। सो द डी ओ इज इक्वल टू 6/√2, रैशनलाइज कर लेंगे √2/√2, तो आ जाएगा 6√2/2, कट जाएगा 3 यानी कि 3/√2 मीटर। इतनी चीज़ें क्लियर है। नाउ पूछा क्या हमसे, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स के बीच डिस्टेंस कितना है, विच इज़ बी डी। अच्छा बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस डी ओ। अच्छा बी ओ की वैल्यू कितनी है 3, डी ओ की वैल्यू 3/√2, 3 कॉमन निकालिए 1 + √2, 3 1 + 1.414 अप्रॉक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 2.414, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 4 × 12 2 1 4 3 4 × 12 2 1 6 7, ठीक है, तो 7.242 मीटर। तो हम लिखेंगे सो द डिस्टेंस बिटवीन टू walls of the room is 7.242 मीटर। क्लियर है। होप करते हैं कि यहाँ तक आपको क्वेश्चन इजी वे में समझ में आया होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, From the top of a lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed to be alpha and beta. If the height of the lighthouse be h meter and the line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, show that the distance between the ship is h 10 alpha plus 10 beta 10 alpha 10 beta meters। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, डायग्राम बनाते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। कहता है एक लाइट हाउस है, तो सबसे पहले लाइट हाउस बना देते हैं। ये लाइट हाउस हो गया। लाइट हाउस के कह रहा है 2 अपोजिट शिप्स हैं, ठीक है भाई, 2 अपोजिट शिप्स भी बना दिए, ठीक है, ये बन गई। आगे कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहे हैं 2 शिप से लाइट हाउस से देखने पे, वो क्या बन रहे हैं, एक बन रहा अल्फ़ा, एक बन रहा बीटा, तो ये भी हो जाएगा अल्फ़ा और ये हो जाएगा बीटा। और हाइट हमको लाइट हाउस की कितनी दी है, h मीटर। ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हो गई। तो हम लोग मान लेते हैं कि इस पॉइंट को A मान लेते हैं, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, इस पॉइंट को C मान लेते हैं, इस पॉइंट को D मान लेते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं कि लेट AB बी द लाइट हाउस and C and D be the positions of the two ships, then AB is equal to h मीटर। क्लियर इतनी चीज़ें। अच्छा, एंगल ACB, देखो ACB कौन सा कह रहा है, एंगल ACB इस वाले एंगल को कह रहा है एंगल ACB, और एंगल ADB ये बीटा है।
तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू अल्फ़ा और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू बीटा। क्लियर इतनी चीज़ें। लेट, यहाँ लिख लेते हैं लेट ए सी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड ए डी इज इक्वल टू वाई मीटर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी बी। तो हम लोग लिख लेते हैं ए सी बी में कि ए सी बी में लिख लेते हैं कि अगर ए सी बी लिए तो कॉट अल्फ़ा हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा विच इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये एक्स था, ये वाई था, सो द बेस इज ए सी अपॉन ए बी। क्लियर है यहाँ तक। तो कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू एक्स, बी सी ए बी इज इक्वल टू एच। सो एक्स इज इक्वल टू एच कॉट अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगले में चलते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, सो कॉट बीटा इज इक्वल टू बेस इज ए डी अपॉन ए बी। सो कॉट बीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एच। सो वाई इज इक्वल टू एच कॉट बीटा, इक्वेशन 1 नंबर 2। अच्छा, हमको डिस्टेंस चाहिए थी, हमको डिस्टेंस सी वाली डिस्टेंस चाहिए थी। तो जो भी एक्स और वाई की वैल्यू आई है उनको ऐड कर देते हैं। हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको? हमको मिलेगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच कॉट अल्फ़ा प्लस एच कॉट बीटा। अच्छा, दोनों जगह से देखो हम लोग कॉमन ले ले रहे एच, तो बचेगा कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा। एच कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1/10 अल्फ़ा प्लस 1/10 बीटा। एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। यही हम लोग को लाना था। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू एच 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होल अपॉन 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा। यही हम लोग को प्रूफ करना था। हैंस प्रूव द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया। होप करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको इजी वे में समझ में आया हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट एच मीटर अबव ए लेक इज अल्फा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड इज एच 10 बीटा प्लस 10 अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि एक लेक का सरफेस है, यहाँ बना देते हैं। एक लेक का सरफेस है विच इज़ ए बी, इससे एच हाइट पे, ठीक है, एच हाइट से ऊपर कुछ क्लाउड है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्लाउड जो है पॉइंट सी पे है, एच हाइट से ऊपर। ठीक है, ठीक है। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है यहाँ से वो बन रहा है अल्फ़ा। क्लियर रहती चीज़ें। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को मान लेते हैं क्यू मान लेते हैं, तो इस वाले पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, और इसको क्यूसी को एक्स मान लेते हैं, एक्स मीटर। ठीक है, ये एच मीटर है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है जो एंगल ऑफ डिप्रेशन पड़ रहा है ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। ठीक है, तो ये लेक का सरफेस था और यहाँ से कहीं किसी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो पड़ रहा होगा, ठीक है, वो कितना पड़ रहा है? वो पड़ रहा है बीटा। इस पॉइंट पे बीटा पड़ रहा है। क्लियर है इतनी चीज़ क्लियर है। मान लेते हैं ये पॉइंट डी है, ठीक है, इस पे रिफ्लेक्शन बीटा पड़ रहा है। तो अच्छा देखो, अगर ये बी सी जो हमारा है वो हमने मान लिया, एक सी क्यू मान लिया, और ये क्यू भी हमने एच मान लिया। ठीक है, अब बाकी सारी चीज़ें लिखते हैं इसमें, क्या क्या पॉइंट्स हम लोग ने हैं। तो लिखते हैं लेट ए बी द surface of the lake।
and let P be a point vertically above A such that AP is equal to H मीटर, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं कि लेट सी बी द पोजीशन ऑफ द क्लाउड and let D be its reflection, ठीक है, रिफ्लेक्शन इन द लेक। क्लियर है 3 पॉइंट। अब देखो एक और चीज़ करते हैं, ड्रॉ पी क्यू परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। देखो पी क्यू को हमने, ये पी क्यू है, पी क्यू को सी डी के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ड्रॉ कर दिया तो देखो एंगल क्यू पी सी इज इक्वल टू अल्फ़ा। देखो क्यू पी सी अल्फ़ा हमारे पास, और एंगल क्यू पी डी इज इक्वल टू बीटा। देखो क्यू पी डी बना कर भी दिखा दे रहा हूँ मैं। देखो क्यू पी सी यानी कि क्यू पी सी इस वाले एंगल की बात कर रहा था, ये अल्फ़ा था, और क्यू पी डी इस वाले एंगल की बात कर रहा है, ये आपका बीटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बी क्यू इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू एच मीटर। सही बात है भाई। देखो बी क्यू जो है, ये बी क्यू जो है ए पी के बराबर है और दोनों एच मीटर है। क्लियर है, ठीक है इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं कि मानते हैं लेट सी क्यू इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। सी क्यू को हमने पहले ही एक्स मान लिया था, ठीक है, तो वो लिख भी दिया। यहाँ पे लिखना ज़रूर होती है सारे टर्म्स को। अच्छा देखो एक चीज़ ज़रा ध्यान से, कि अगर हम बोलें कि बी डी क्या होगा, तो बी डी जो है, ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ मार्क करके दिखाऊं तो बी डी जो है रिफ्लेक्शन है क्लाउड का ही, यानी कि बी सी के ही बराबर होगा। हाइट ऑफ द क्लाउड बी सी है और बी डी के बराबर होगा, क्योंकि उसी का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना। तो बी डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स प्लस एच मीटर। इतनी बातें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करते हैं क्वेश्चन को। इन ट्रायंगल पी क्यू सी लेते हैं, तो पी क्यू सी क्या हो जाएगा, कॉट अल्फ़ा पी क्यू अपॉन सी क्यू। तो कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू तो हमको पता नहीं, लेकिन क्यू सी हमने एक्स माना था। पी क्यू की वैल्यू पता नहीं, क्यू सी एक्स माना था, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू इज इक्वल टू एक्स कॉट अल्फ़ा, इक्वेशन नंबर 1। इतनी बातें समझ में आई, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू डी, तो क्या हो जाएगा, कॉट बीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू डी। अच्छा देखो कॉट बीटा इज इक्वल टू पी क्यू की वैल्यू नहीं पता, और क्यू डी हो जाएगा, क्यू डी देखो क्या हो जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। क्यू डी ये पूरी वैल्यू है। अच्छा बी डी हमारे पास x प्लस एच था, ये h है, जो दोनों जुड़ जाएंगे तो x प्लस 2h हो जाएगा, यानी कि क्यू डी की जगह हम लिख सकते हैं x प्लस 2h। तो पी क्यू की वैल्यू कितनी बराबर हो गई, x प्लस 2h कॉट बीटा, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आई, ठीक है। अब यहाँ हम करते हैं सारे क्वेश्चंस को, सारे टाइप को, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों पी क्यू के बराबर है, एल एच एस दोनों के बराबर है, तो दोनों के आर एच एस भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एक्स कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू
एक्स प्लस 2h कॉट बीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो, इसको लिख सकते हैं एक्स कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू एक्स कॉट बीटा प्लस 2h कॉट बीटा। अब यहाँ से देखो एक्स वाले पार्ट को एक तरफ ले आते हैं, एक्स कॉट अल्फ़ा माइनस एक्स कॉट बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा। ठीक है, एक्स कॉमन हो गया, कॉट अल्फ़ा को लिख सकते हैं 1/10 अल्फ़ा माइनस 1/10 बीटा इज इक्वल टू 2h कॉट बीटा को लिख सकते हैं 10 बीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा अपॉन 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा इज इक्वल टू 2h अपॉन 10 बीटा। अब ज़रा ध्यान से देखो कि x इज इक्वल टू सारी वैल्यू को हम इधर ले आते हैं, 2h इसको लिख सकते हैं 2h अपॉन 10 बीटा इंटू 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा होल अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। 10 बीटा से 10 बीटा कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 2h 10 अल्फ़ा होल अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। क्लियर है। अब ज़रा ध्यान से देखो कि x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ द लेक। भैया क्लाउड की हाइट जो है सरफेस ऑफ द लेक से ही पता करनी है, तो देखो ये क्या हो जाएगा x प्लस एच, क्योंकि सरफेस की हाइट जो अगर हम देखें यानी QB की हाइट h है और वहाँ से x जो है QC की हाइट है, तो हमने x प्लस एच कर दिया। देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू हमको पता है 2h 10 अल्फ़ा होल अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा माइनस h। ठीक है, सॉरी प्लस h, ये हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करें, दोनों जगह h कॉमन है तो h बाहर निकाल ले, बचेगा 10 अल्फ़ा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, और यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ले लिए तो प्लस 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, ये हो जाएगा। तो को h हमने कॉमन लिया था तो यहाँ बच जाएगा क्या, 2 10 अल्फ़ा में से 10 अल्फ़ा गया तो बचेगा 10 अल्फ़ा प्लस 10 बीटा होल अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा। क्लियर है, यही हमको प्रूव करना था। देख लेते एक बार, 10 बीटा प्लस 10 अल्फ़ा और 10 बीटा माइनस 10 अल्फ़ा, हाँ बिल्कुल यही प्रूव करना था। तो ये चीज़ें यहाँ तक प्रूव हुई और हमारा आंसर आ गया इतना मीटर। हैंस यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। तो होप करता हूँ सारे क्वेश्चंस आज के सारे समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मेहनत करके आपके लिए और भी अच्छे वीडियोस ला सकूं। तो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।